नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 बराक, 2 लोहित, 3 सुबनसिरी। उपर्युक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के मैदान में प्रवेश करती है। सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल एवं असम से बहते हुए उत्तरी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापवो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी के प्रमुख सहायक नदियां जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई और सोनाई है। बांग्लादेश में इसे सूरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, लिप्टाको गौरमा चार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। 2, यह गठबंधन 3 देशों के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का मिश्रण होगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने माली की राजधानी बमाको में एक आपसी रक्षा समझौते लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। लिप्टाको गौरमा चार्टर साहेल राज्यों के गठबंधन की स्थापना करता है। इसे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के लाभ के लिए सामूहिक सुरक्षा और आपसी सहयोग की संरचना स्थापित करना है। यह गठबंधन तीनों देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का मिश्रण होगा, इसलिए कथन 2 सत्य है। यह चार्टर हस्ताक्षरकर्ताओं को किसी एक पर हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य सहायता करने के लिए बाध्य करता है। लिप्टाको गौरमा वह क्षेत्र है जहां माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं मिलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बागमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भूटान और भारत के बीच एक सीमा पार नदी है। 2, यह काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है। 3, बागमती अंततः उत्तर की ओर महानदी में मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में 32 स्कूली छात्रों को ले जा रही एक नाव पलट गई। यह नेपाल और भारत के बीच एक सीमा पार नदी है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है और शहर से होकर दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए कथन 2 सत्य है। यह काठमांडू घाटी से होकर गुजरती है जो नेपाल में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां विष्णुमती, हनुमंते, धोबीखोला और तुकुचा है। बागमती और नारायणी का विलीन जल अंततः दक्षिण की ओर और गंगा में मिल जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, टोकनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। 2, यह व्यवसायों के लिए लाल फीताशाही के स्तर को कम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। टोकनाइजेशन वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड में बदलने को संदर्भित करता है। एक टोकन युक्त कार्ड को लेन देन के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन देन के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक जानकारी अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा सुरक्षित रूप से संग्रहित की जाती है। टोकनाइजेशन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भुगतान के लिए आधारशिला बन गया है,
चाहे वह इन स्टोर हो, ऑनलाइन हो या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से हो। यह व्यवसायों के लिए लाल फीताशाही के स्तर को कम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है या फिर राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करे तो उस राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है। संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल के बीच रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वत की तलहटी में भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। तकरीबन 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैले यूनेस्को के इस विश्व धरोहर स्थल में कुल 7 पहाड़ियां और 750 से अधिक गुफाएं शामिल हैं। भीमबेटका की कुछ गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल की विशेषताओं वाले गुफा चित्र मौजूद हैं जो कि लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं। भीमबेटका में सबसे प्राचीन गुफा चित्र लगभग 12,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थल रूप है? लैपिस, धौलरंध्र, गुहा या फिर स्टैलेग्माइट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट एक निक्षेपण स्थल रूप है। कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टैलेग्माइट कहलाती है। लैपिस घुलन की क्रिया द्वारा निर्मित सतह से अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ ऊपरी भाग होते हैं। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में घुलन की क्रिया के द्वारा जब सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है तो उसे धौलरंध्र यानी सिंक होल्स कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टैलेग्माइट। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ वननेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मांधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। 2, इसका नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्थित आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मांधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस भी कहा जाता है। बता दें कि आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा बाल रूप में है जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकेगा। इस प्रतिमा का नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है, इसलिए कथन 2 सत्य है। इस प्रतिमा को अष्ट धातु से बनाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। 2, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तेज है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। लाइफाई यानी लाइट फाइडेलिटी 2011 में स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हेराल्ड हैस द्वारा खोजी गई थी। यह एक हाई स्पीड तकनीक है जो दृश्य प्रकाश के जरिए डेटा का ट्रांसमिशन करती है, इसलिए कथन 1 सत्य है। इस तकनीक के अंतर्गत डेटा भेजने के लिए VLC यानी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जिसकी स्पीड वाईफाई के मुकाबले 100 गुना अधिक है,
इसलिए कथन 2 सत्य है। एक अनुमान के अनुसार इसकी अधिकतम गति 224 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? 1. औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। 2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। 3. रोगों का निदान। 4. टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। 5. विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी है। यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिक्रिया, सीमित स्मृति यानी लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत यानी ब्रेन थ्योरी एवं आत्मचेतन यानी सेल्फ कॉन्शियस जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। इसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत कम करने, सार्थक लघु कहानियों व गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन तथा विद्युत ऊर्जा के बेतार संचरण आदि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ऊर्जा के बेतार संचरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अभी आरंभिक चरण में ही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिंचोपिडा परिवार से संबंधित है। 2. इंडियन स्कीमर मुख्य रूप से बड़ी, रेताली, तराई वाली नदियों, झीलों आदि के पास पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।